नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और यह आपके 10th क्लास के विज्ञान के कोर्स का और इस चैप्टर का क्या होगा, अंतिम टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। सिर्फ हमारे दो ही टॉपिक बच रहे हैं। एक तो है आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं और एक हमें साबुन और अपमार्जक के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो बच्चों, होती क्या है, क्या कैसे बनाई जाएंगी, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हमारे में दिए गए हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और पहला हाइड्रोकार्बन बच्चों मेथेन। यदि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए हैं अपन, तो देखो आप किसी भी यौगिक की या किसी भी हाइड्रोकार्बन की आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हैं। बस आप फॉलो क्या करना है कि क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले उसकी रफ कॉपी में क्या बनाइए, सामान्य संरचना बनाइए। मेथेन क्या होता है, मेथेन कितने कार्बन होते हैं बच्चों, एक कार्बन होता है, आप जानते हैं। और मेथेन यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 क्या कर देंगे, हाइड्रोजन पूरा कर देंगे। तो ये क्या है, आपकी क्या है, मेथेन की सामान्य स्ट्रक्चर है जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है। ये आपने बना ली। अब समझो देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु में होता क्या है। जब आपने चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने आपसे बताया था कि जो बंध हैं, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में, इस प्रत्येक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो किसका होगा बच्चों, कार्बन का, और एक किसका होगा, हाइड्रोजन का। ठीक इसी प्रकार से इस वाले बंध में भी एक तो किसका होगा, कार्बन का, एक किसका होगा, हाइड्रोजन का। और इलेक्ट्रॉन बिंदु में करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बस यही तो करना है कि इस बंध को हम हटाते जाएंगे और इसी वजह क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते जाएंगे। ये आप जानते हैं। अब सुनना, मैं बात करता हूं कि आखिरकार इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी। तो मैंने कहा यह वह तरीका है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे या कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप उसको क्या बनाइए, सामान्य सूत्र बनाइए, पीछे बना लीजिएगा, मान लीजिएगा आ गया। एक बात और याद रखना, जब तक आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए नहीं कहे एग्जाम में, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु बनानी भी नहीं है। मान लीजिए आ जाएगी मेथेन की संरचना बनाइए, तो सामान्य संरचना बना के आनी है। जब भी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपसे कहेगा वहां पर कि क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। अब बच्चों देखो समझा, करना क्या है अपन को, हमें इन बंध को हटाना है और इस बंध की जगह क्या दर्शाने, इलेक्ट्रॉन दर्शाने। और अपन जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे दर्शाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, देखो या तो इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, इस डॉट के द्वारा, या किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, क्रॉस के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों को आप 2 तरीके से दर्शा सकते हैं, या तो डॉट या किससे, क्रॉस से। ठीक है, चलिए अब मैंने सी की जगह सी लिख दिया और मैं पहले इस वाले बात कर रहा हूं, एच में क्या लिख दिया, एच लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन तो इस बंध को हटाया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसका आ गया, कार्बन का। ये कार्बन की तरफ है तो कार्बन का हुआ। और मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शा दिया, आपके क्रॉस से दर्शा दिया। किससे दर्शा दिया, क्रॉस से दर्शा दिया। तो ये क्या हो गया, बंध जो था उस बंध को हमने खोल दिया, खोल करके एक इलेक्ट्रॉन तो किसका, कार्बन का, कार्बन के पास, और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन रहा आपके सामने। यहां पर इस बंध को जब मैं तोड़ूंगा, इस वाले बंध को, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो किसका होगा बच्चों, कार्बन का, और एक किसका हो गया, हाइड्रोजन का। तो इस बंध की कहानी पूरी और इस वाले बंध की भी कहानी पूरी। अब चलते हैं ऊपर वाले बंध पर। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा बच्चों, कार्बन का। भाई जो इलेक्ट्रॉन जिसकी ओर है वो उसी का ही तो है। मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूं डॉट से और हाइड्रोजन को क्रॉस से, और ये हो गया किसका, क्रॉस का, सॉरी हाइड्रोजन का, और ये कौन आ गया आपका, हाइड्रोजन। हम बीच में इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गोले बनाए जाते हैं, यानी इनको इकट्ठा किया जाएगा और गोले आसानी से बन जाएं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं। और 3 बंद हो गया। आपके चौथे हाइड्रोजन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन तो किसका हो गया, कार्बन का, ये किसका हो गया बच्चों, हाइड्रोजन का, और एक हो गया आपका हाइड्रोजन। आप जानते हैं हमें पूरे कितने करने हैं, हाइड्रोजन कितने करने हैं, 2 पूरे, और कार्बन कितने करने हैं, 8 पूरे। और मैंने आपको समझाया था पहले भी, याद कीजिएगा जब हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो मैं वहां पर क्या किया था, हमने सगाई करने गए थे अपन, और सगाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गोले से है। तो जब हम हाइड्रोजन की सगाई करेंगे तो इसके उस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, 2।
तो पहले मैं हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता हूं, ये हो गए। ठीक इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसके भी क्या कर लिए पूरे 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां से ये इसके भी क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, ये तो क्या उसके हो गए बच्चों कार्बन के। अब बात करते हैं किसके इलेक्ट्रॉनों की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की। देखो इसका एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। 4 तो खुद के हो गए, 5वां इससे लेगा, 6वां यहां से लेगा, 7वां यहां से लेगा और 8वां कहां से लेगा यहां से। तो जहां से ले रहा वहीं से प्रारंभ करते हैं। पहले 2 ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 ये हो गए 6 और 2 क्या हो गए 8। तो ये रही बच्चों आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, ये मेथेन की क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या है, संरचना। एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आपके में 3 इंपॉर्टेंट संरचनाएं दे रखी है, एक दे रखी है मेथेन की, एक दे रखी है बच्चों एथेन की, और इधर रखिए बच्चों एथीन की। तो ये इंपॉर्टेंट संरचना है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या थी, ये संरचना। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बच्चों एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एथेन आप जानते हैं एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2। क्या लगा हुआ है एन, मतलब कौन है ये एल्केन, तो दुगने का 2 ज्यादा है, 2 दूनी 4, 2 कितना 6। ये तो क्या है एथेन का फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सामान्य संरचना बनाएंगे। तो कितने कार्बन बच्चों 2, और 2 कार्बन जब एथेन है तो क्या होगा सिंगल बंध होगा, किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। तो ये लगा दिया मैंने कार्बन कार्बन के मध्य, कौन सा बंध बच्चों, सिंगल बंध। ठीक है, अब करते बंध क्या पूरे, कार्बन के 4 बंध पूरे, दूसरा ये रहा, तीसरा हो गया ये, और चौथा कौन सा हो गया ये। ऐसे ही इसके भी क्या कर दीजिए आप, 4 बंध पूरे कर दीजिए। देखिएगा 2 ही कार्बन है और क्या है आपके 6 क्या हो गए हाइड्रोजन, यही हम पहले पढ़ भी चुके। अब सेम टू सेम ही से स्ट्रक्चर बनेगी, इसको आप देखते जाइएगा, सेम टू सेम करना। देखो इतना सरल है, हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर दी गई है, हमने बना ली सामान्य स्ट्रक्चर, और यहां हम जो सी की जगह सी लिख देंगे, एच जगह एच लिख दिया जाएगा। बस करना क्या है कि इन बंधु की जगह क्या दर्शाना है, इलेक्ट्रॉन दर्शाना। तो बहुत आसान है, देखो सी की जगह क्या आ गया सी। ठीक है, मैं इस वाले की बात करता हूं, हाइड्रोजन की जगह क्या रख दिया मैंने, हाइड्रोजन रख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया बच्चों, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन का, और ये किसका हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन का। तो इस वाले हाइड्रोजन की बात हो गई। अब मैं ऊपर वाले हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का, ये किसका हो गया, कार्बन का। ठीक इसी प्रकार से ये किसका हो गया, कार्बन का, ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का, और ये कौन सा हो गया आपका, तीसरा हाइड्रोजन। यहां तक की पूरी बात हो गई, यहां तक का फिनिश है। अब वही वापस कार्बन जगह क्या आ जाएगा, कार्बन, ये बंद है तो ये भी किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन कार्बन का। और चूंकि कार्बन कार्बन को तो अपन किससे दर्शाएंगे, डॉट से दर्शा रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा ना। तो ये बंध भी पूरा हो गया आपका। अब मैं इस वाले हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो आपने नीचे लिख दिया क्या, हाइड्रोजन, दर्शाइए इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये किसका बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यही किसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, यही किसका, हाइड्रोजन का, ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। तो ये तो बच्चों हमने क्या किया, खोल दिया इसको बंधों को। अब वही पूरे क्या करने, 2 पूरे करते जाइए। ये हो गया हाइड्रोजन के 2 पूरे, यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, यहाँ इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, और यहाँ पर किसके पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के। अब किसके करते हैं, कार्बन के। तो 2 ये रहे, 4 6 और 8, लिखिए गोला बना लीजिए, 2 4 6 और 8। ठीक इसी प्रकार से मैं इस कार्बन के भी यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करूं, तो 2 ये रहे, 4 ये रहे, 6 ये रहे, 2 कितने रहे, ये रहे 8, 2 4 6 और 8। तो ये थी बच्चों आपको एथेन की क्या थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो जब तक आप लोग इसको घर जाकर क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक यह स्ट्रक्चर्स आपसे बनने वाली भी नहीं है। एक बार घर जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, कहीं गलती कर दो दोबारा से वीडियो को देखिए और फिर बना के देखिए। आपकी प्रैक्टिस ही आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाना सिखा सकती है। मेथेन एथेन की मैं आपको सिखा चुका हूं, एथीन की आप बनाएंगे। और एथीन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, C2H4। ठीक है, तो ये आप बना लेंगे। और एथीन में होता क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है।
चलिए अब हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक। बात करते हैं बच्चों साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या है, और यह इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते। तो साबुन क्या होता है, साबुन और अपमार्जक दोनों ही क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या है बच्चों, लवण है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही क्या है, लवण है। किसके, कार्बोक्सिलिक अम्लों के। लेकिन अंतर क्या है, तो मैं यदि बात करूं साबुन की, जिसको सोप बोलते हैं, यह सोप जो है वह सोडियम और कैसा लवण होता है, पोटेशियम लवण होता है। जबकि आपका जो अपमार्जक होता है वो कैसा होता है, अमोनियम और कैसा लवण होता है बच्चों, सल्फोनेट लवण होता है। तो याद रखना कि आपके जो साबुन है वो तो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि आपका जो कार्बोक्सिलिक ये अपमार्जक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण होता है, अमोनियम और कैसा लवण होता है बच्चों, सल्फोनेट लवण होता है। अब दो चीजें हैं, सवाल क्या है, एक तो आपने पाया होगा या आपने सुना होगा कि साबुन जो होता है हमारा, यह साबुन केवल कौन से जल में क्रिया करता है बच्चों, मृदु जल में। मृदु जल में क्या करता है, ये सफाई का कार्य करता है, लेकिन किसमें नहीं करता, कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता। कौन, आपका साबुन। लेकिन हमारा जो अपमार्जक है वह दोनों ही जलों में क्या करता है, दोनों जल में क्या कर लेता है, सफाई का कार्य कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार साबुन जो है, एक क्वेश्चन यहां बन जाता है कि साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं। या आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं, कठोर जल में नहीं। क्यों, तो इसका रीजन क्या है बच्चों, वो समझो। और अपमार्जक तो दोनों में करता है। तो क्या कारण है कि जब आपने क्या किया, साबुन जो होता है वह कठोर जल में क्या करता है, सफाई काम नहीं करता और मृदु जल में करता है। ऐसा क्यों होता है वो समझो। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कठोर जल से मतलब क्या है। कठोर जल से मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो जल है उस जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति, ठीक है ना। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जितनी मात्रा में होंगे, ज्यादा होंगे, वह क्या होंगे, उस जल को हम सामान्य क्या बोलते हैं, कठोर जल कहते हैं। तो होता क्या है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं। जब हम साबुन को क्या डालते हैं, कठोर जल में डालते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है, जो लवणों से हमें प्राप्त होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वह क्या कर देते हैं, इन्हें साबुन के सोडियम और पोटेशियम आयनों का क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देंगे इसको यहां से। और विस्थापित करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के मैग्नीशियम व कैल्शियम लवणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोबारा सुनना बच्चों, क्या कहा गया कि कठोर की साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में नहीं। क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं या लवण होते हैं, यह साबुन में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम के लवणों को विस्थापित करके क्या कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और निर्माण करके क्या बनाते हैं, एक घुलनशील स्कैम का क्या कर लेते हैं, निर्माण। यानी कि ऐसा पदार्थ बना लेते हैं जो कैसा होता है, घुलनशील होता है, जिसके कारण साबुन जो होता है वो कठोर जल में सफाई कार्य नहीं करता, लेकिन अपमार्जक करता है। क्यों, क्योंकि अपमार्जक में क्या होता है कि अपमार्जक में कौन से लवण होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट। यहां पर यह अपमार्जक जो है आपका, इस अपमार्जक में उपस्थित जो अमोनियम और सल्फोनेट लवण है, यह सल्फोनेट और अमोनियम जो लवण है, इनसे क्या करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से क्रिया करके अघुलनशील जो स्टेम है आपका, ये अघुलनशील जो पदार्थ है उसका निर्माण नहीं करते। इसलिए सामान्यतः क्या करते हैं, आपके अपमार्जक जो हैं वो क्या कर लेते हैं, कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर लेते हैं। दोबारा यदि ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यह क्या बना रहे, अघुलनशील स्टेम बना रहे। ये दोनों क्या करेंगे, इसका प्रतिस्थापन कर देंगे, जो लवण बनेंगे वो कैसे होंगे, अघुलनशील होंगे। लेकिन यहां पर यह क्या बना लेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अमोनियम या सल्फोनेट लवणों का क्या होगा, निर्माण होगा, और वह क्या नहीं होगा, अघुलनशील, इसका निर्माण नहीं होगा। अब हम बात करें बच्चों कि आखिरकार हमने ये तो पढ़ लिया कि साबुन किस प्रकार से झाग दे रहा है या सफाई का कार्य कर रहा है मृदु जल में, और कठोर जल में क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हमारे सामने सवाल ये है कि आखिरकार सफाई की प्रक्रिया होती कैसे है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सफाई की प्रक्रिया की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं साबुन के द्वारा शोधन या सफाई की क्रिया,
कि आखिरकार साबुन जो होता है वह जब किसी गंदगी लगे कपड़े पर लगाया जाता है तो वह किस प्रकार से उस गंदगी को दूर करता है। तो समझना, देखो सबसे पहले अपन ये समझे कि साबुन के द्वारा जो शोधन की प्रक्रिया होती है वह होती है मेरे प्यारे बच्चों मीसेल के द्वारा। इसके द्वारा होती है मीसेल द्वारा। एक नंबर का पहली बात तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि साबुन की शोधन की प्रक्रिया में सफाई की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो मीसेल के द्वारा होती है। अब मीसेल क्या होता है तो वो भी अपन समझेंगे, सुनना। सबसे पहले क्या होता है सफाई की प्रक्रिया में, क्या होता है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिएगा ये क्या है C17H35 COO Na। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अपन जानते हैं कार्बोक्सिल अम्ल का क्या लवण होता है, सोडियम लवण होता है और पोटेशियम लवण होता है। मैंने ले लिया सोडियम लवण ले लिया, जो क्या है साबुन है, तो साबुन का मैंने एग्जांपल ले लिया C17H35 COO Na। अब सबसे पहले शोधन की प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले जब साबुन को लगाया जाता है किस पर, कपड़े पर, तो जल में क्या होता है इस साबुन का क्या होगा बच्चों, आयनन होगा। क्या होगा? आयनन। आयनन मतलब ये आयनित हो जाएगा, और आयनित होगा तो दो भाग प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होगा आपको C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस। तो यानी आपको कितने भाग प्राप्त हो गए? आपको ने पाया कि साबुन का क्या हुआ, सबसे पहले आयनन प्राप्त हुआ या आयनित हो गया वो। अब समझो यह जो भाग है इस भाग को बच्चों क्या कहा जाता है, कौन सा भाग वाला भाग है आपको, देखो C17H35 COO, यह जो पूरा भाग है ये क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोकार्बन है। और यह कौन सा वाला भाग है आपका, आयनिक वाला भाग है। बोलो है या नहीं है? तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं दर्शा सकता? देखो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये सभी क्या होती है हाइड्रोकार्बन चेन ही तो है। अपन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है उसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। आप 11वीं 12वीं में पढ़ोगे, ये जो यहाँ पर जॉइंट स्थल होते हैं यहां पर क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन। तो मैंने मान लिया कि इस जो श्रृंखला है C17H35 पूरे को यहां तक मैंने इसको क्या कह दिया, इस प्रकार से शो कर दिया। और ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन वाला भाग हो गया। और ये वाला भाग कौन सा हो गया बच्चों, आयनिक वाला भाग हो गया। तो आपने पाया कि आप सबसे पहले क्या होगा, मैं पहले आपको पूरी विधि समझा रहा हूं, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्या कहा गया, साबुन के शोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, साबुन का आयनन होता है। और आयनन होने पर में दो भाग प्राप्त हुए। एक तो प्राप्त हुआ आपका आयनिक वाला भाग, और कौन सा वाला भाग प्राप्त हुआ बच्चों, एक आपको हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब होता क्या है कि यह जो आयनिक भाग है यह जल से क्या होता है, आकर्षित होता है, यानी जल के प्रति प्रेम दर्शाता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, जल स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जल स्नेही वाला भाग ही बोल देते हैं। आप इसे आयनिक वाला भाग कह सकते हैं, जल स्नेही कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमें पास क्या प्राप्त हुआ है, यह कौन सा भाग है, आयनिक वाला भाग है। और आयनों को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय, तो ध्रुवीय भाग भी कह सकते हैं आप इसको। या इसे जल के प्रति प्रेम दर्शा रहा है, इसलिए जल के प्रति राग है इसका, मतलब क्या हो गया, जल रागी सिरा हो गया, जल रागी सिरा। तो आप इसे कैसे भी कह सकते हैं। इस आयनिक वाला आगे वाला जो भाग है क्या है, आयनिक। जब भी साबुन का पहले क्या हुआ, आयनन हुआ, और साबुन के आयनन से हमें एक तो प्राप्त हुआ आयनिक भाग, इसे अपन क्या बोलते हैं, जल स्नेही, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय, ऐसे क्या बोलते हैं, जल रागी सिरा कहते हैं। ऐसे ही जो दूसरा वाला भाग है वो कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, जिससे क्या बोला जाता है बेटा, जल विरागी कहते हैं। यानी जल के प्रति क्या दर्शाता है, ये जल से आकर्षित नहीं होता, जल में घुलनशील भी नहीं होता, तो इसलिए क्या है, जल विरागी है, हाइड्रोकार्बन है। या कैसा भाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्रुवीय भाग है। तो सबसे पहले शोधन की प्रक्रिया में साबुन का आयनन होता है, और इससे हमें दो भाग प्राप्त होते हैं। एक होता है आयनिक वाला भाग, और एक कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। यह आयनिक भाग जल के प्रति कैसा होता है, आकर्षित होता है, जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसे बोलते हैं जल रागी सिरा, और इसे क्या बोलते हैं, जल विरागी सिरा कहते हैं। जब साबुन को किसी गंदगी लगे कपड़े पर लगाया जाता है तो क्या होता है बच्चों, कि मान लीजिएगा ये क्या है, आपकी गंदगी है, क्या हुई आपकी ये गंदगी। मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पर, तेल की बूंद। मान लीजिए कौन सी बूंद है ये, तेल की बूंद। तो जब किसी साबुन को गंदगी लगे कपड़े पर लगाया जाता है तो यह वाले जो भाग हैं वह इसके चारों ओर इस प्रकार से जमा हो जाते हैं कि जो आपका आयनिक वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग है बच्चों आपका, आयनिक वाला, सॉरी आयनिक वाला जो भाग है वो तो कहां होता है, बाहर की ओर। और हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वह कहां हो जाता है बच्चों, अंदर की ओर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। दोबारा सुना, यानी क्या कहा
कि जब किसी गंदगी लगे कपड़े पर किसको लगाया जाता है, साबुन को लगाया जाता है, तो यह भाग, साबुन का जो भाग है वो किस प्रकार से किसी गंदगी के चारों इस प्रकार से इकट्ठा हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर और आयनिक वाला भाग बाहर की ओर उपस्थित होता है, और इस प्रकार से इकट्ठे होकर के यह उस गंदगी के चारों ओर गुच्छेनुमा संरचना क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। इस गुच्छेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, मीसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसेल। तो गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मीसेल कहा जाता है। तो ये क्या बच्चों, मीसेल की स्ट्रक्चर है, पूछी गई है एग्जाम में, याद रखिएगा कि मीसेल की संरचना बनाइए। तो मीसेल की संरचना का निर्माण करते हैं जब साबुन लगे कपड़े को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, यह जो आयनिक वाला भाग है वह जल से क्या होता है, आकर्षित होता है, और गंदगी जो हाइड्रोकार्बन कैसी होती है, घुलनशील होती है, वह इस हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या चली जाती है, खिंची हुई चली जाती है। और जब उसे पानी में डाला गया तो आयनिक वाला भाग क्या हुआ, आकर्षित हुआ किससे, पानी की तरफ, और हाइड्रोकार्बन ने किसको पकड़ा हुआ है, गंदगी को। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गंदगी जो है वह कपड़े से बाहर निकल जाएगी और आपका कपड़ा कैसा हो जाएगा बच्चों, साफ हो जाएगा। तो यह क्या है, आपके साबुन से शोधन या साबुन से सफाई की क्या है, प्रक्रिया है, कि किस प्रकार से साबुन से शोधन की प्रक्रिया की जाती है, यही आपको लिखना है। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले साबुन का क्या होता है, आयनन होता है, और उससे हमें दो भाग प्राप्त होते हैं। एक होता है आयनिक वाला भाग जिसे जल रागी शराबी कहते हैं, और एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग जिसे हम जल रागी शराबी कहते हैं। जब साबुन को किसी गंदगी लगे कपड़े पर लगाया जाता है तो यह किसी भी गंदगी के चारों इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है कि गंदगी, हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी की ओर और आयनिक वाला भाग बाहर की ओर उपस्थित होता है, और इस प्रकार से इकट्ठा होकर के गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, मीसेल कहते हैं। और इस मीसेल के द्वारा ही सफाई की प्रक्रिया होती है। जब साबुन लगे कपड़े को जल में डाला जाता है तो तेल की या गंदगी जो हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, विलय होती है, वह हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या खींची जाती है बाहर, और आयनिक वाला जो भाग है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, पानी की तरफ आकर्षित होता है, जिसके द्वारा यह गंदगी पानी की सहायता से चली जाती है, बाहर खींची जाती है, और कपड़ा कैसे हो जाता है बच्चों, हमारा साफ हो जाता है। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 4, और यह आपकी 10th क्लास का अंतिम टॉपिक भी था, और हमारा 2024 और 25 का यह सिलेबस क्या होता है बच्चों, यहां पर समाप्त हो जाता है। वीडियो में 2025-26 के नए कोर्स के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एग्जाम के लिए, विज्ञान के एग्जाम के साथ साथ सभी एग्जामों के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सरस्वती माँ आप सभी के एग्जामों को अच्छे से संपन्न कराए और आप सभी के अच्छी प्रतिशत बने। नमस्कार, जय हिंद।